हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक इन हिस्ट्री क्लास। आज हम लोग चैप्टर 2 को कंटिन्यू करेंगे और ये पार्ट 4 है। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक एक्ट के बारे में जो 1919 में आई थी, जिसको हम लोग रॉबर्ट एक्ट के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, in April 1919, an act was passed through Imperial Legislative Council called Rowlatt Act 1990। वहाँ के इंग्लैंड के जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसने एक एक्ट पास किया इन 1919 में, जिसको हम लोग रॉबर्ट एक्ट के नाम से जानते हैं। ये एक्ट हिंदुस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए बहुत ख़राब एक्ट था और इस एक्ट को गांधी जी ने ब्लैक एक्ट का नाम दिया था। दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो भी हो रही थी उसको रिप्रेस करने के लिए, उसका दमन करने के लिए इस लॉ को इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने यहाँ पर इम्पोज किया था। It allows detention of political prisoners without trial for 2 years। यहाँ इसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 साल तक जेलों में बिना ट्रायल के रखा जा सकता था इन जेल। यानी कि जब किसी भी व्यक्ति को आज के कानून के अनुसार, इंडियन लॉ के अनुसार, जब भी किसी व्यक्ति को किसी कारण से अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस उसको 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाती है और फिर वो उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है। पुलिस कस्टडी से वो बाहर हो जाता है और उसका ट्रायल शुरू हो जाता है, यानी कि उसके मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को पकड़ा जाता था इस लॉ के अनुसार, उनको 2 साल तक पुलिस बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी मजिस्ट्रेट के सामने ले जाए, उसको 2 साल तक डिटेंड करके रख सकती थी। और किसी भी व्यक्ति को अगर कोई पुलिस गिरफ्तार करती थी तो उसका कारण बताना भी उसको ज़रूरी नहीं था और किसी वारंट की ज़रूरत भी उसे नहीं थी। तो इस तरह से ये कानून जो था वो बिल्कुल एक काला कानून था और इसमें हर तरह के पावर्स पुलिस के हैंड में दे दिए गए थे। वो चाहे जिसको भी चाहती थी उसको उठा सकती थी घर से और उसको 2 साल के लिए जेलों में बंद कर सकती थी अपने कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, नॉट इन जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी में उसको 2 सालों तक रख सकती थी। तो इसके विरोध में ये एक बिल्कुल यहाँ के कानून के खिलाफ था। लोगों के समझ से बाहर की चीज़ थी ये कि ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है, इंग्लिश गवर्नमेंट। और इसका सिर्फ एक कारण था कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उस समय हो रहे थे उसको क्या करने के लिए, रिप्रेस करने के लिए, उसको कुचलने के लिए, उसको बंद करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। महात्मा गांधी स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस लॉ। तो इसके विरोध में महात्मा गांधी ने प्रोटेस्ट शुरू किया। रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़। बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ में रैलीज ऑर्गेनाइज की गई। जब महात्मा गांधी ने कहा कि इसके विरोध में हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो कांग्रेस के नेतृत्व में, इन द गाइडेंस ऑफ कांग्रेस, द प्रोटेस्ट स्टार्ट इन वेरियस बिग सिटीज़। बहुत बड़े बड़े शहरों में ये पहले शुरू हुआ और रैलीज निकाली गई। वर्कर्स वेंट आउट ऑन स्ट्राइक। जो मिल के वर्कर्स थे, जो कारखानों में काम कर रहे थे, वो स्ट्राइक पे चले गए। सारी मिलें बंद होने लगी। शॉप्स वेयर क्लोज्ड। जितनी भी दुकानें थे सब बंद कर दी गई। और साथ में रेलवेज एंड टेलीग्राफ लाइक कम्युनिकेशन वेयर डिस्टर्ब। तो
जो कम्युनिकेशन के उस समय सोर्सेस थे जैसे टेलीग्राफ और रेलवेज, इनको भी डिस्टर्ब किया गया, इनको भी बाधित किया गया, इनको भी रोकने का प्रयास किया गया। ये देखते हुए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन टू स्टॉप नेशनलिस्ट्स। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ये जो नेशनलिस्ट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके विरुद्ध एक कड़ी कार्रवाई की जाए। महात्मा गांधी वॉज ऑब्स्ट्रक्टेड टू इंटर दिल्ली, और ये रैली करते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे गांधी जी, वहाँ पर उनको दिल्ली में घुसने से पहले ही उनको रोक दिया गया। और उसी समय 2 कांग्रेस लीडर्स डॉक्टर सैफुद्दीन एंड डॉक्टर सत्यपाल वेयर अरेस्टेड फ्रॉम अमृतसर। और अमृतसर के 2 कांग्रेस के लीडर्स थे, सैफुद्दीन, डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सतपाल। इन दोनों लोगों को जो पुलिस थी अमृतसर की, अंग्रेज़ों की, उसने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये देखते हुए जब गिरफ्तारी हुई, उसके बाद भीड़ जो है, जो अभी तक गांधी जी के बताए अहिंसा के मार्ग पे प्रोटेस्ट चल रहा था इस रॉबर्ट एक्ट के खिलाफ, वो अब धीरे धीरे हिंसक होने लगा, उसमें वायलेंस की एंट्री होने लगी। ये देखते हुए जब वायलेंस की एंट्री हुई तो पीपल बिकम वायलेंट एंड गांधी जी सस्पेंडेड द सत्याग्रह। और गांधी जी तो वायलेंस के खिलाफ थे, वो हमेशा नॉन वायलेंस की बात करते थे। उन्होंने देखा कि अब बात बिगड़ रही है, यहाँ से लोग उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं और वायलेंस हो रहा है चारों तरफ। तो उन्होंने सत्याग्रह जो था इस काउस को लेकर, इस एक्ट को लेकर, रॉबर्ट एक्ट को लेकर, उसको उन्होंने विड्रॉल कर लिया। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह को यहाँ पर रोक दिया जाएगा। तो पीपल बिकम वायलेंट एंड गांधी जी सस्पेंडेड द सत्याग्रह, उन्होंने सस्पेंड कर दिया सत्याग्रह को। जनरल डायर उस समय थे यहाँ के जनरल, तो जनरल डायर ने इम्पोज मार्शल लॉ, और उन्होंने मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया। और मार्शल लॉ के तहत कोई भी गैदरिंग की इजाज़त नहीं थी। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि रॉबर्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसको गांधी जी ने ब्लैक एक्ट कहा था, और इसमें बिना कुछ बताए किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसको बिना ट्रायल के 2 साल तक डिटेंट करके इन जेल रखा जाता था। तो ये एक काला कानून था, और अरेस्ट करते समय उसको काउज भी नहीं बताया जाता था, और ना ही वारंट की ज़रूरत पड़ती थी, किसी को भी कभी भी उठाया जा सकता था। तो सब लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए वो देख रहे थे कि अब गांधी जी के नेतृत्व में एक अलग देश की डिमांड शुरू हो चुकी है, और इसको देख करके वहाँ की गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको ये डर महसूस हुआ कि अगर ये एक्टिविस्ट इसी तरह आगे बढ़ते रहे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, तो हम लोगों को यहाँ से एक दिन जाना पड़ सकता है। तो ये डर कहीं ना कहीं उनके अंदर अब आ चुका था, और रॉबर्ट एक्ट के ज़बरदस्त विरोध किया गया गांधी जी की तरफ से, और इसमें गांधी जी को काफ़ी सपोर्ट भी मिला। लेकिन जब ये 2 लीडर्स जो हैं, सैफुद्दीन, डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल, इनको अमृतसर में जब अरेस्ट किया गया, तो पब्लिक जो है वो अपने आपे को खो दी और वो वायलेंट रूप लेने लगी। और इसको देखते हुए गांधी जी चूँकि नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलते थे, और वो नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार का वायलेंस करके अंग्रेज़ों को मौका दिया जाए कि किसी तरह के ब्यूट्रल एक्ट पे वो आए। तो इसलिए गांधी जी ने जैसे देखा कि भीड़ जो है अब वो हिंसक हो रही है, तब उन्होंने तुरंत सत्याग्रह को वापस ले लिया। और उस समय जनरल डायर थे, जो एक बहुत ही क्या कहेंगे, निर्दयी टाइप का आदमी था, निर्दयी किस्म का आदमी था, और उसने यहाँ पर मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया। और मार्शल लॉ के तहत ये कहा जाता है कि कोई भी कहीं भी कोई गैदरिंग नहीं हो सकती। तो बच्चों, ये हो गया रॉबर्ट एक्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। तो बच्चों, आइए देखते हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट। व्हाट वाज जलियांवाला बाग इंसिडेंट? On 13th April 1919, the infamous जलियांवाला बाग इंसिडेंट took place. वो तारीख थी
13 अप्रैल 1919, जिस दिन अमृतसर में एक मैदान है, एक ग्राउंड है जिसका नाम जलियांवाला बाग है। वो बाग इस तरह से है कि चारों तरफ से बिल्डिंग्स हैं और सिर्फ उसमें इंट्रेंस और एग्ज़िट का सिर्फ एक ही रास्ता है। ऐसा वो ग्राउंड है जिसमें सिर्फ एक इंट्रेंस और वही एक एग्ज़िट होता है। तो ये 13 अप्रैल 1919 की बात है जिस दिन ये इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। ये बेहद ही एक दर्दनाक इंसिडेंट्स में से गिना जाता है फ्रीडम फाइट के। तो आइए देखें कि उस दिन क्या होता है। दैट डे ए लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड। वो ग्राउंड जो था वो चारों तरफ से उसके बिल्डिंग्स थी, बीच में ग्राउंड था और ग्राउंड से में अंदर जाने का और बाहर आने का सिर्फ एक एग्जिट पॉइंट था। तो ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग टू अटेंड एन एनुअल बैसाखी फेयर, वहाँ पे वो लोग कुछ लोग गैदर हुए थे। बैसाखी के मेले का आयोजन वहाँ पर हुआ था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे इन जलियांवाला बाग मैदान। ये सिर्फ बैसाखी का फेयर ही नहीं था, बल्कि जो दो लीडर्स अमृतसर में कांग्रेस के अरेस्ट हुए थे, डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल, उनको लेकर भी एक प्रोटेस्ट वहाँ पर आयोजित होने वाली थी। लेकिन वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट थी कांग्रेस की तरफ से, तो उसका भी वहाँ पर आयोजन होना था। तो इन दोनों कारणों से, एक तो बैसाखी का मेला लगा हुआ था वहाँ पे, और दूसरा कि एक छोटा सा प्रोटेस्ट रखा गया था इन दो लीडर्स के अरेस्ट को लेकर के। तो इसलिए ये क्राउड जो है वहाँ गैदर हुई थी इन जलियांवाला बाग। जनरल डायर एंटर्स द एरिया। इनको ये मालूम नहीं था कि अमृतसर में भी मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका है और किसी भी गैदरिंग को अनुमति नहीं है सरकार की तरफ से कि कहीं भी लोग इकट्ठे हों। तो ये चीज़ें लोगों को मालूम नहीं थी और लोगों ने बैसाखी के फेयर को देखने के लिए और कांग्रेस के उन दोनों लीडर्स के अरेस्ट के प्रोटेस्ट में वहाँ गैदर हो गए। उसी समय जनरल डायर जो है उस बाग में पहुँचा और उसने ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, जहाँ से लोगों को बाहर निकलना था, वो सिर्फ एक ही रास्ता था जहाँ से लोग बाहर जा सकते थे, उस रास्ते को बंद कर दिया, उस डोर को क्लोज कर दिया। और ठीक डोर के सामने चारों तरफ उनके जो आर्मी थी, वो पुलिस, वो बैठ गई गन्स लेके, एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, और सीधे दनादन गोलियां इन निहत्थे जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठे हुए थे वो बिल्कुल निहत्थे थे, उनके पास किसी तरह के वेपन्स नहीं थे, और उन पर तुरंत जनरल डायर ने क्या किया, फायर करवा दिया और लोग मरना शुरू हो गए, किलिंग हंड्रेड्स, और हज़ारों लोगों के मरने, सैकड़ों और हज़ारों लोग मरे। इसका अनुमान भी नहीं है कि एग्जैक्ट कितनी संख्या थी लोगों की जो लोग वहाँ मरे। वहाँ पर बताया जाता है कि एक वेल भी था, कुआं, जिसमें बचने के लिए लोग कूद गए, और जो लोग नीचे पहले कूदे उनके ऊपर और भी लोग गिरते चले गए, और काफ़ी ज़्यादा डेथ, उस कुएं से भी बॉडीज़ निकाली गई थी उस समय। तो ये एक दर्दनाक इंसिडेंट था जो हम लोगों ने 13 अप्रैल 1919 को देखा था। हिज ऑब्जेक्टिव वॉज, जनरल डायर का ये ऑब्जेक्टिव था, ये वो चाहता था कि टू क्रिएट टेरर इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज। जो सत्याग्रह पे उतरे हुए थे लोग गांधी जी के पीछे, उनके दिमाग में एक डर पैदा करना जनरल डायर का उद्देश्य था। इस इंसिडेंट को उसने इसीलिए अंजाम तक पहुंचाया ताकि उन सत्याग्रहियों के मन में एक डर उत्पन्न हो जाए, एक डर पैदा हो जाए, और वो आगे किसी भी प्रकार का सत्याग्रह करने से डरें। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था जनरल डायर का, इसलिए उसने दरवाज़ा बंद करके
निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। एज द जलियांवाला बाग न्यूज़ स्प्रेड टू द नॉर्थ इंडिया, जैसे ही ये खबर नॉर्थ इंडिया के कई सिटीज़ में पहुंची, वहाँ इंडियंस का रिएक्शन सामने आने लगा। देयर वेर स्ट्राइक्स, वहाँ स्ट्राइक्स आयोजित किए जाने लगे। क्लैशेस विद पुलिस, जगह जगह पुलिस से मुठभेड़ होनी शुरू हो गई पब्लिक की। एंड अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स स्टार्टेड, और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक होते थे, पत्थर चलाए जाते थे, उनमें आग लगा दी जाती थी। तो इस तरह का एक चारों तरफ वायलेंस देखने को मिला आफ्टर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, और इसके खिलाफ गवर्नमेंट भी पूरे तैयार थी। जनरल डायर पूरी तरह से तैयार था कि कोई भी एक्शन अगर इंडियंस की तरफ से होता है तो उनको बुरी तरह से इस बार मारा जाने वाला है, और बुरी तरह से उसने इंडियंस को कुचलने का काम किया। सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरर पीपल, और वो और ज़्यादा बौखलाया हुआ था ताकि लोगों के मन में, इंडियंस के मन में एक डर पैदा हो और आगे चल के वो किसी भी सत्याग्रह में भाग ना ले। तो ये जनरल डायर की तरफ से एक कोशिश थी कि इंडियंस को डराया जाए, उनको उनके मन में डर पैदा किया जाए कि अगर वो सत्याग्रह के रास्ते पर आगे चलते हैं, नॉन वायलेंस करके और प्रोटेस्ट करते हैं अगर, तो हो सकता है कि उनके साथ ऐसे ही कुछ किया जा सकता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट के जैसे। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये दर्दनाक कहानी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।